हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का। लास्ट एक लेक्चर इस चैप्टर का ऑलरेडी हो चुका है एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं और इस हमारी पूरी लाइफ के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हमारे लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था और वो न्यूट्रिशन का जो प्रोसीजर है वो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के अंदर देख लिया था। सो देखिए, लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ आपको। हमने सबसे पहले देखा था कि लाइफ में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं हमारे। सबसे पहला तो न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड अदरवाइज, ठीक है, और चीज़ें। एंड सेकेंड वन हमने बात करी कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जिनमें हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स देखे थे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था उसके बारे में भी जनरल समझा दिया था आपको। फिर हमने ऑटोट्रॉपिक के भी दो टाइप को पढ़ा, एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था वो अच्छे से समझा दिया गया है फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड साथ में आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देखिए स्टूडेंट, न्यूट्रिशन इन विच an organism cannot make their own food and depends upon autotrophs directly or indirectly for nutrition। ठीक है, देखिए, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता। ठीक है, कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। ठीक है, तो नहीं बना सकता खुद अपना फूड, बट ये डिपेंड्स करता है ऑटोट्रॉप के ऊपर। ठीक है ना, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, ठीक है, और इनडायरेक्टली। तो देखिए क्या होगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, सीधा प्लांट्स को ही खाते हैं, तो वो हो गया उनका डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेना। एक होता है इनडायरेक्ट का मतलब है जैसे आज अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है ना, फूड प्रोड्यूसर है। सो प्लांट ने अपना फूड बनाया फोटोसिंथेसिस से और प्लांट्स को खाया हर्बीवोरस ने। ठीक है, जो हर्बीवोर हैं शाकाहारी, उन्होंने पादपों से भोजन लिया। ठीक है, डायरेक्ट प्लांट से फूड ले लिया। एंड हर्बीवोर्स को जो है वो स्मॉल कार्निवोरस ने खाया, स्मॉल कार्निवोरस। ठीक है, छोटे मांसाहारी जंतुओं ने खाया। अब स्मॉल कार्निवोरस को लार्ज कार्निवोरस ने खाया, या ओमनीवोरस आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो लार्ज कार्निवोरस ने खाया। ठीक है, बड़े मांसाहारी जैसे शेर वगैरह हो गए, बड़े मांसाहारी। और फिर फाइनली जब लार्ज कार्निवोरस, देखिए लार्ज कार्निवोरस को कोई नहीं खाता, लेकिन जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, जब ये क्या हो गए, डेड हो गए, मृत हो गए, तब उस कंडीशन में इनकी बॉडी को डिकम्पोज करने का फंक्शन जो था वो अपघटक ने किया। यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स, अपघटक, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, फंजाई है, तो फंजाई बैक्टीरिया ये सब जो है वो अपघटक होती हैं, डिकम्पोजर्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी कि अपने फूड जो भी जैसे लार्ज कार्निवोरस या इनमें से कोई भी कभी
डेड हो जाता है तो उनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देंगी, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन भी गेन कर लेंगी इनसे। सो अब यहाँ पे एक बात समझना कि हो क्या रहा है कि एक्चुअल में देखा जाए ना तो सबका लिंक प्लांट से ही है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, जैसे चाहे हर्बीवोरस हो, स्मॉल कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोरस या डिकम्पोजर्स, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स से अपना फूड ले रहे हैं। और हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सो हेटरोट्रॉप्स वो हैं जो ऑटोट्रॉप्स पे फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, ऐसा होता है। तो इनको अपन बोल सकते हैं। अब इसी बेसिस के ऊपर जो है वो एक फूड चेन बनती है। फूड चेन में देखिए क्या होता है ना कि जो फूड है उसके थ्रू एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब ये क्या है एनर्जी लेवल, समझना इस चीज़ को। देखें, एक बात ध्यान रखना, प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करके, लास्ट लेक्चर में मैं पूरा बता चुकी हूँ सनलाइट क्या चीज़ है, इसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कि सनलाइट का यूज़ करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। यानी सनलाइट जो अपनी 100% एनर्जी देती है ना, जो सनलाइट की 100% एनर्जी है उसका 1% एनर्जी का यूज़ करके प्लांट, ठीक है, 1% एनर्जी का यूज़ करके प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेते हैं। सन की कंप्लीट एनर्जी का वो यूज़ नहीं कर सकते। 99% एनर्जी जो होती है सन की वो एनवायरनमेंट में हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स केवल 1% एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, बाकी 99% रिलीज़ हो जाएगी एनवायरनमेंट में। देन उसके बाद में इसका मतलब ये था कि सनलाइट का केवल 1% एनर्जी का ही प्लांट ने यूज़ किया। तो जितनी सन में एनर्जी है उसका 1% ही प्लांट के अंदर है, तो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा है। अब प्लांट ने जो अपना फूड बनाया और इसके अंदर जो 100% एनर्जी थी उसमें से केवल 10% एनर्जी हर्बीवोर जो है वो यूज़ करेंगे। यानी हर्बीवोरस जो है उन्होंने क्या करा, जब प्लांट्स को खाया तो 90% एनर्जी तो फिर से एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी और 10% एनर्जी का यूज़ उसने अपने अंदर कंज्यूम करके रख दी, ठीक है। फिर उसके बाद में हर्बीवोर की जो 100% एनर्जी थी उसको जब स्मॉल कार्निवोरस ने खाया तो वो भी केवल 10% ही गेन कर पाया, मतलब इनका 10% गेन करवाया, ठीक है ना। तो इनका 10% गेन कर पाया, देन वो 90% फिर से एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज होगी। तो आप देख सकते हैं ईच स्टेप के अंदर 90% एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती जा रही है। इसी तरीके से आगे भी यहाँ पे होगा, ये भी 1% एनर्जी का ही यूज़ कर सकेंगे, ठीक है ना। और ये फाइनली ये भी बहुत, इनके पास तो बचते बचते बहुत ही कम हो जाएगी एनर्जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच फूड लेवल पे हम देखें ना तो कुछ मैक्सिमम एनर्जी जो है वो तो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही है और केवल कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का वो एक पर्टिकुलर एनिमल यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्लियर रखिएगा आप चीज़ को कि ये एक फूड चेन होती है जिसमें हम बात करते हैं प्लांट्स से लेकर के डिकम्पोजर तक ये पूरी फूड चेन चलती है, ठीक है, ऐसा होता है। अब एक बात समझना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो इस अर्थ पर है वो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसी से एनर्जी से आगे पास आउट होती चली गई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं ये इस फूड चेन के फर्स्ट मेंबर हैं, ठीक है, ये मार्किंग कर रही हूँ मैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फूड चेन के यानी खाद्य श्रृंखला के पहले मेंबर होते हैं। देन सेकंड हर्बीवोरस, स्मॉल कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर्स, ये 5 हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप मिले, ठीक। अब देखो इनके नाम मैं बताने जा रही हूँ आपको। फर्स्ट यानी कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स होते हैं फूड चेन में प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। सेकंड आ गए, सेकंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस। स्मॉल कार्निवोरस जो होंगे वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, क्या हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। देन आ गए लार्ज कार्निवोरस, तो ये हो गए आपके टर्शरी
टर्शरी कंज्यूमर्स, एंड लास्ट वन जो है फाइनली वो है डीकम्पोजर्स। ठीक है, अपघटक। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंप्लीटली इसे कहा जाता है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला। तो एक खाद्य श्रृंखला में ये भी देखा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो फूड चेन की इंपॉर्टेंस समझ लेना। फूड चेन की इंपॉर्टेंस होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, ये पता चलेगा। सेकेंड चीज़ हम ये जान सकेंगे कि कौन सा एनिमल जो है उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है फूड में और कौन जो है वो कम एनर्जी यूज़ कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि आप में और प्लांट्स में किस में ज़्यादा एनर्जी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट के अंदर ही है, क्योंकि प्लांट्स तो प्रोड्यूसर हुए फूड एनर्जी जो है ना वो सबसे ज़्यादा सनलाइट की किसके पास है, इन्हीं के पास है। ठीक है ना। हालांकि अपन ये मत बोलना कि ये एनर्जी को बनाते हैं, एनर्जी को कोई नहीं बना सकता। ठीक है ना, एनर्जी जो है वो कभी भी बनाई नहीं जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना। ये चीज़ पता होगा, एनर्जी कंजर्वेशन रूल है ये। सो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये सबसे पहले फूड को बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इनके पास होगी। देन यहाँ पर धीरे धीरे करते करते एनर्जी का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाएगा। सो आप ये बता सकते हैं कि एनर्जी किस में कितनी ज़्यादा होगी। सो प्लांट्स में सबसे हाई होगी। ठीक है, प्लांट्स में सबसे हाई, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड सबसे कम डीकम्पोजर्स। तो ये एक एनर्जी का सीक्वेंस हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने ऊर्जा का स्तर बताया है। ठीक है, एनर्जी राइट साइड में जाने पर क्या होती चली जा रही है, कम होती जा रही है, ऊर्जा की मात्रा कम होती चली जा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छे से एक फूड चेन के माध्यम से दर्शा दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया। अब इसको एक थोड़े से अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की और कोशिश करते हैं हम। सो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। कि देखिए जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या आप ऑर्गेनिज्म कह दीजिए, कुछ भी कह दो, उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, अब टाइप मीन्स ये हो गया कि जैसे देखो, एक तो होते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनसे फूड ले रहे हैं। ठीक है ना, प्लांट से फूड ले रहे हो, ठीक है, नो डाउट ले रहे हो, लेकिन किस तरीके से ले रहे हो, क्या फूड को खा रहे हैं। खाने का मतलब जैसे एक तो वो होता है, देखिए कि हम ऑर्गेनिजम्स जो है, ह्यूमन बींग्स, ये क्या करते हैं कि फूड को पहले अपन अंदर डालते हैं माउथ में, देन फूड को डाइजेस्ट करते हैं, देन फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर पास आउट कर देते हैं। एक तो ये टाइप होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे कि सीधा ही अपनी बॉडी के उनको क्या है कि डाइजेस्टेड फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सीधा फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कोई फूड को अपने अंदर ले रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, या फिर फूड को जो है वो सीधा ही एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा टाइप है। तो उसके बेसिस पे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अब टाइप और पढ़ेंगे। सो देखिए, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, अब इसके हम कुछ एक टाइप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासिटिक। सबसे पहले पैरासिटिक, देन हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, देन आएगा सिम्बायोटिक,
फिर हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस, लास्ट वन इज होलोजोइक। ठीक है, ये इतने टाइप होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कह दो या फिर आप ऑर्गेनिजम्स के कह दीजिए, ठीक है ना। तो बात वही होगी, अगर आप ऑर्गेनिज्म लेते हो तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म पैरासिटिज्म शो करेंगे, सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिज्म शो करेंगे, ऐसा होता है। अब देखो समझना इस चीज़ को क्या होता है। देखो सबसे पहले पैरासाइट, नो डाउट कि सभी के सभी एक से दूसरे एनिमल से अपना फूड गेन करेंगे, ठीक है। अब पैरासिटिक के अंदर क्या होगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म होगा ना, ठीक है ना, तो वो जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट क्या करेंगे कि या तो वो किसी की बॉडी के ऊपर रहकर या किसी की बॉडी के अंदर रह करके अपना फूड गेन करेंगे, ठीक है ना, अपना फूड जो है वो गेन करेंगे। पैरासाइट ऐसा करते हैं। अब देखो सेप्रोफाइट की भी यही कहानी है। सेप्रोफाइट जो है ना, ये भी किसी भी दूसरे मटेरियल्स के ऊपर ग्रोथ कर सकता है। तो कुछ चीज़ें पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक में कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। अब देखो पहली बात ये कि दे बोथ शो absorptive type of न्यूट्रिशन, ठीक है। दोनों के अंदर ही जो न्यूट्रिशन है वो अवशोषी प्रकार का पाया जाता है, यानी ये भोजन का अवशोषण करते हैं। मैंने अभी कहा था ना कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो भोजन को पाचन नहीं कर सकते, भोजन का डाइजेस्ट नहीं कर सकते फूड को। तो फूड को डाइजेस्ट ना करें तो डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब ही करेंगे, ऑब्वियसली चीज़ है। तो इन दोनों को डाइजेस्टेड फूड की रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो दोनों में सीधा एब्जॉर्प्शन होगा। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए जो पैरासिटिक है और सेप्रोफाइटिक होते हैं ना, ये दोनों क्या कर सकते हैं कि लिविंग और डेड मैटर दोनों के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली क्या होता है, इनमें सिमिलैरिटी तो आप एक ही मानिए, इनमें डिसिमिलैरिटी की बात करती हूँ मैं सीधा। जैसे कि देखिए पैरासाइट है, पैरासाइट में तो क्या होगा कि ये जनरली लिविंग बॉडी के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे बैक्टीरिया की मैं बात करती हूँ, समझना, बैक्टीरिया क्या होता है कि डीकम्पोजर की कैटेगरी में आते हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, डीकम्पोजर की कैटेगरी में आएंगे। अब वो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं कि अगर कोई डेड एनिमल है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी रह करके वो उसको डीकम्पोज करेंगे तो उससे फूड एब्जॉर्ब करते रहेंगे। लेकिन किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहकर भी वो बहुत सारी डिजीज़ फैलाते हैं बैक्टीरिया, एंड लिविंग से भी फूड गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैरासाइट जो है ना, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है कि वो लिविंग बॉडी से फूड ले, लेकिन सेप्रोफाइट की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखें इनकी जो होस्ट बॉडी है, होस्ट बॉडी मतलब जिसके अंदर या ऊपर रह रहे हैं, होस्ट बॉडी, इनमें तो पाई जाती है लिविंग, फर्स्ट लिविंग देन डेड, ठीक है। जनरली ये लिविंग बॉडी से ही लेते हैं फूड। जबकि सेप्रोफाइट की मैं बात करूं तो इनमें होस्ट बॉडी जनरली होती है डेड, ठीक है, और फिर हो भी सकती है लिविंग। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देखो पैरासाइट के अंदर जनरली आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम, अमीबा भी कहीं कहीं पैरासिटिज्म शो करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, अब ये क्या करता है कि हमारी जैसे लिविंग बॉडी है ना, तो आपने बहुत सुना होगा जैसे कि टाइफाइड होता है, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का फैक्टर होता है, ये ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया डिजीज़ होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो अब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जाएगा, ब्लड के अंदर रहेगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन गेन करेगा वगैरह जो भी है। सो प्लाज्मोडियम एक तरीके की पैरासाइट के अंदर आता है, ठीक है ना, मलेरिया पैरासाइट कहलाता है ये। बैक्टीरिया में बहुत से हो सकते हैं, टीबी का भी बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको अपन बोलते हैं, टाइफाइड में भी यही होता है, ठीक है ना। तो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं।
अमीबा के कारण जो है वो एक डिजीज़ हो जाती है, अमीबॉइसिस डिजीज़। ये अमीबा जो होता है ये भी कभी कभी पानी, गंदे पानी के साथ साथ ये खाना अगर अपन साफ़ खाना नहीं खाएंगे तो उसके कारण अमीबा हमारी बॉडी में चला जाएगा, तो वहाँ पर भी ये डिजीज़ फैला सकता है। तो अमीबा अंदर गया, प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर गया, बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर गया, तो पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर जाकर भी फूड ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर बात करें, जैसे वो जू आपने देखी होगी कि जो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो जू रहती है, ठीक है ना, तो हमारी स्कैल्प पे रह करके वो क्या करेगी कि ब्लड को सक करती रहती है, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर है। कहाँ है? बॉडी के ऊपर रह रही है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही है ब्लड से। तो पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं जो बॉडी के अंदर रहें और एक होते हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहें, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर पैरासाइट की भी अपन टाइप बता सकते हैं, ठीक है, अमीबा आप तो याद रख ही लेंगे। तो पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अब स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, बायो के अंदर दो वर्ड्स आते हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आता है कभी कभी एक्टो या एक्सो, एक्टो या एक्सो, एक होता है एंडो। एक्सो और एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी, मतलब जिसके भी बोलेंगे ना आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, तो आउटसाइड दी बॉडी एक्टो वर्ड यूज करेंगे। एंडो का मतलब होता है इनसाइड दी बॉडी। ज़रूरी नहीं हमेशा न्यूट्रिशन के पर्पज़ से कहा जाए, बायो में बहुत सारी जगह पे वर्ड आते हैं जैसे एक्टो एंडो वगैरह, तो ये ध्यान रखना इनसाइड, इनसाइड दी बॉडी, जिसके लिए भी एक्टो एंडो बोलेगा उसमें अंदर और बाहर की कंडीशन में आएगा। सो एक्टोपैरासाइट तो वो हो गए जो कि अपनी बॉडी के ऊपर रह करके, होस्ट बॉडी के ऊपर रहकर उसको उससे फूड गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह करके फूड को गेन करेगा। बात समझ में आ जाएगी? ठीक है, क्लियर है? आप यहाँ पे देख लीजिए आप इसको इतना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेप्रोफाइट के बारे में। ठीक है, सेप्रोफाइट के बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, सेप्रोफाइटिक। देखिए सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये तो और भी इजी है समझना। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ना केवल होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, चाहे वो डेड हो या लिविंग हो। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स में बताऊं, सबसे पहले तो फंजाई, जितनी भी फंगस होती है ना स्टूडेंट्स, कवक, ठीक है, कवक, ये सभी के सभी सेप्रोफाइट के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि फंजाई जो होती है ना ये क्या कर सकती है, आपको बहुत सारी जगह देखने लगने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि ये मिल जाती है आपको जितने भी मॉइस्ट प्लेसेस हैं, मॉइस्ट प्लेसेस यानी आर्द्रता वाली जो जगह होती है, जैसे कि मॉनसून के सीज़न के अंदर हमारे घरों के अंदर खाना अगर खुला पड़ा रह जाए तो उनके ऊपर लग जाएगी, ब्रेड वगैरह पे लग सकती है, दाल वगैरह पे लग सकती है, तो फंगस जो होती है वो बहुत ही रैपिडली वहाँ पर फैल जाती है। ठीक है ना, मॉइस्ट सरफेस पर, ये ध्यान रखना, तो मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलेगी। इवन अगर जो फर्नीचर की लकड़ियाँ वगैरह होती है अगर वो ज़्यादा समय तक गीली रह जाएँ तो उनके ऊपर भी दीमक लग जाती है, तो दीमक भी एक तरीके की फंगस ही है स्टूडेंट्स। तो जो भी मॉइस्ट सरफेस होंगी ना उनके ऊपर ये ग्रो कर सकती हैं, पहली चीज़। अब मॉइस्ट सरफेस होना डेड और लिविंग का तो कोई नेचर नहीं है ना, ये ध्यान रखना। तो मॉइस्ट सरफेस पे मिलेंगी आपको, साथ साथ में ये आपको मिल सकती हैं जितनी भी डेड एंड डीके और मटीरियल्स हैं, डेड डीके मटीरियल्स पे, ठीक है, डेड डी के मटीरियल्स पे, कि जो कोई भी डेड डी के मटीरियल्स है तो उनके ऊपर ग्रो कर देंगी। ठीक है, लेकिन लिविंग बॉडी के ऊपर भी रह सकती है, लिविंग बॉडी पर भी, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्कैल्प के ऊपर होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। कुछ लोगों को एक तो होता है डैंड्रफ, एक होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, कभी कभी स्किन के ऊपर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो रिंग वर्म आपने सुना होगा ना, तो वो सारी जो चीज़ें क्या हो जाती हैं कि फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाए किसी को तो वो इसका मतलब वो लिविंग बॉडी पर भी फंगस ग्रो कर सकती है। तो सेप्रोफिटिज्म जो होता है ना,
एक्चुअल में तो इसका मतलब ये है कि फूड गेन फ्रॉम द डेड डीके मटेरियल्स, ठीक है ना। अगर मेनली एक डेफिनेशन पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप ये देंगे, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कंडीशन बताई है। तो मेनली तो क्या है, डेड डीके मटेरियल से ही न्यूट्रिशन लेना, यही डिफरेंस आएगा। जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो सेप्रोफाइट और पैरासिटिक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही देते हैं कि ये लिविंग बॉडी से अपना फूड लेती है, जबकि ये डेड बॉडी से, जबकि हर कंडीशन ऐसी ज़रूरी नहीं होती, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। तो ये होता है सेप्रोफाइट और पैरासाइट, ओके। अब जैसे देखें, मैंने इसमें कहा कि दे बोथ शो एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, दोनों ही अवशोषी प्रकार का पोषण शो करती हैं। फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। सो अब देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ फंजाई का। देखो फंजाई क्या करती है, आज जैसे सपोज करो यहाँ कोई एक फंजाई है, ठीक है, ठीक है, ये कोई फंजाई है मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर फूड पड़ा है, ये क्या करेंगे कि इस फूड मटेरियल के ऊपर ना पहले अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट आउट करेंगे, ठीक है, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो अपने से सिक्रीट आउट करेगी इस फूड के ऊपर, और वो एंजाइम इस फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे आपने तो कहा था अभी अभी डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती, फूड को एब्जॉर्ब करती है डायरेक्टली। तो देखो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन बॉडी के बाहर तो कर ही सकती है ना, ठीक है। सो फूड मटेरियल जो है ना उसको क्या कर दिया, बाहर डाइजेस्ट कर दिया एंजाइम सिक्रीशन करके। जैसे कि एक फेमस एंजाइम माना जाता है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज नामक एंजाइम होता है, फंजाई के अंदर होता है, वो उसको अपनी बॉडी से बाहर फूड पे डाल देती हैं। देन वो फूड बड़े बड़े डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, देन अब उसको सक कर लेंगे यानी एब्जॉर्ब कर लेंगे डायरेक्टली। तो इन्होंने अपने अंदर बॉडी के अंदर तो सीधा एब्जॉर्ब ही किया, डाइजेस्ट नहीं किया। तो ये क्लियर रखिएगा कि इनकी बॉडी में बाहर की तरफ फूड का डाइजेशन हो जाता है, बॉडी से बाहर होता है, ओके। तो ये बॉडी के बाहर डाइजेशन हो जाएगा, तो ये क्लियर रखिएगा जाइमेज एंजाइम के थ्रू, एंड देन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इन सभी के अंदर जो है जो भी एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे उनमें हमेशा एंजाइम्स बाहर सिक्रीट आउट होते हैं बॉडी से, ठीक है। तो ये खत्म होता है यहाँ पर अपने सेप्रोफिटिज्म एंड पैरासिटिज्म, ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोटिक के बारे में। आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार लेक्चर को वापस रिवाइंड करके देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके लेक्चर्स को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं आपके सामने, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं अपन सिम्बायोटिक पे। देखिए स्टूडेंट, सिम्बायोटिक का मतलब होता है बेनिफिट, ठीक है ना, एक तरह से क्या होता है, बेनिफिट। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ है। आज अगर कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना, एक बिजनेसमैन है, सपोज करो कि भाई जेठालाल गड़ा है, ठीक है ना, जेठालाल गड़ा जो है, अब वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप सभी को पता है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसमें क्या होता है कि वो जब अपनी दुकान में माल मंगाता है, ठीक है, माल मंगाएगा तो वो कंपनी से माल लेगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कंपनी उसको माल देगी, वो बदले में उसको पैसा देगा, ठीक है। अब उसने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे, उसने बदले में पैसे दे दिए, ठीक है। अब वो एक शॉपकीपर है, उसने बेचा अपने जो भी है अपने कस्टमर्स को बेचा उसने इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है ना, बबीता जी को बेचा। अब बदले में क्या होगा, बदले में वो कस्टमर से लेगा पैसे और उनको दे देगा अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब आप बोलोगे कि वो बबीता जी से तो पैसे लेगा ही नहीं, अरे तो भाई किसी और को भी दे सकता है, वो ज़रूरी थोड़ी है कि उन्हीं को देगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमेशा एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो है वो चलता है, काफ़ी जगह पे चलता है कि तुम मेरे को एक मटेरियल दो, हम तुमको दूसरा देंगे, एक्सचेंज ऑफर, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता है। तो देखो यहाँ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन शो करना है ना, एक दूसरे से फूड लेना है, बस बात इतनी सी तो है, ठीक है। अब कोई भी बेनिफिट मिले तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है दो, कोई भी जैसे ए एंड बी, कोई भी दो पर्सन है, वो एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन रखते हैं तो वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, ठीक है ना, बेनिफिट के लिए रखते हैं। अब यहाँ पर जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, सपोज करो आज मैं कहती हूँ एक रिलेशन है सिम्बायोटिक जिसमें ए वाला जो मेंबर है वो तो है आपके
अब जेठालाल नहीं लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर पहला तो आएगा प्लांट, ठीक है, लोअर प्लांट्स कर लीजिए इसको आप, लोअर प्लांट्स, साथ में फंजाई, ठीक है, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। सो लोअर प्लांट्स एंड फंजाई, लोअर प्लांट्स का मतलब होता है, देखें जो सबसे कम डेवलप प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, एल्गी जो है ना ये ज़्यादातर पानी में मिलती है, ठीक है। लोअर डेवलप प्लांट में सबसे पहले अर्थ पे बनने वाले प्लांट एल्गी थे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एल्गी और साथ में फंजाई, ये दोनों एक रिलेशनशिप बनाते हैं, कॉमन रिलेशनशिप बनाते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको अपन इनके रिलेशन को कहते हैं लाइकेन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। अब देखो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द लोअर प्लांट यानी एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि फंजाई जो होती है ना, इसके अंदर पावर है कि वो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से कर सकती है, ठीक है। एंड प्लांट्स जो होते हैं ये फंजाई को रहने के लिए शेल्टर दे देते हैं। तो फंजाई एल्गी के साथ में रहकर क्या करती है समझना, फंजाई बोलती है कि आप मेरे को शेल्टर दे दो रहने के लिए, और साथ में जो आपके अंदर फूड होगा मैं उसको एब्जॉर्ब कर लूँगी। प्लांट बोलता है ठीक है, लेकिन तुम बदले में मेरे को क्या दोगे, एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहिए ना। सिम्बायोटिक में तो क्या होता है, दोनों को फ़ायदा, तो दोनों प्लस प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सो दोनों को यहाँ पर क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो फंजाई कहता है कि देखो प्लांट्स को एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वो न्यूट्रिशन को वाटर वगैरह से एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई बोलती है कि मैं अगर आपके साथ रहूँगी ना तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इनको एब्जॉर्ब कर करके फूड देती रहती है, साथ में जो प्लांट्स के पास फूड है वो भी फंजाई लेती रहती है। सो लाइकेन बेसिकली इट इज़ द फर्स्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ओके, ये क्लियर रखेगा। इसी तरीके का एक रिलेशनशिप पाया जाता है सिम्बायोटिक राइजोबियम बैक्टीरियम, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड प्लस हायर प्लांट्स, ठीक है ना। ये तो लोअर प्लांट्स के साथ था, अब ये हो गया हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, जो आपने अभी लेने देना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए होंगे डाइवर्सिटी के चैप्टर में। सो राइजोबियम बैक्टीरिया और हायर प्लांट्स भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कंटेन करते हैं। वही वाली बात है कि प्लांट्स इसको रहने के लिए शेल्टर देंगे और फूड भी देंगे, लेकिन बदले में जो बैक्टीरिया है ना ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा प्लांट को। अब क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये थोड़े टाइम बाद बताऊंगी जब अपन न्यूट्रिशन का प्रोसीजर थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, अभी यहाँ पर बहुत लंबा चढ़ा हो जाएगा ये। तो ध्यान रखना एक प्रोसीजर होता है प्लांट में जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, ठीक है। प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए ये प्रोसीजर करते हैं। बैक्टीरिया प्लांट को इस प्रोसीजर में हेल्प करता है, बदले में प्लांट्स बैक्टीरिया को शेल्टर देता है और फूड देता है, समझे, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो एनिमल्स या दो कोई भी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में बेनिफिशियल रिलेशन बना के न्यूट्रिशन गेन करेंगे, ओके, क्लियर है। अब देखें स्टूडेंट्स, आज तो यहाँ तक ये टॉपिक हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बाकी बचते हैं अपने दो टॉपिक्स और रहे हैं, इंसेक्टिवोरस एंड होलोजोइक, ठीक है। चलो इंसेक्टिवोरस एंड होलोजोइक, सबसे पहले समझा देती हूँ आपको होलोजोइक। देखिए स्टूडेंट, होलोजोइक जो होते हैं ये हैं हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये बहुत ही, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हायर डेवलप ऑफ डाइजेशन जो है या कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक का ही माना जाता है, ठीक है। और इसका तो एक पर्टिकुलर पूरा टॉपिक ही है अपना होलोजोइक का। तो ह्यूमन बींग के अंदर जो भी आप डाइजेशन पढ़ोगे कम्प्लीटली वो होलोजोइक होगा। जैसे कि पहले फूड को गेन करना, देन डाइजेस्ट करना, देन एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना, ये बहुत सारे टाइप्स होंगे फूड के। इंसेक्टिवोरस और होलोजोइक ये दो को डिटेल में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत हो गया है। सो आप इसको अच्छे से इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक आराम से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि देखिए बहुत ही अब अपने पास टाइम अभी बहुत पड़ा है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सो अगर हम अभी बेसिक से चलेंगे तो आराम से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।